चैनल पर। नमस्कार। सोचिए आप एक सुपरमार्केट में हैं और आपकी जेब में सिर्फ 500 रुपए हैं। अब जो भी चीज उठाते हैं, चाहे वो बिस्किट का पैकेट हो या शैम्पू की बोतल, उसके पीछे एक अदृश्य आर्थिक लड़ाई चल रही होती है। आपकी इच्छाओं और आपके बजट के बीच की लड़ाई। आज हम उसी लड़ाई के नियमों को समझने वाले हैं। हम जो खरीदते हैं वो क्यों खरीदते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये फैसले ही हैं जो आप कह सकते हैं पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अच्छा। मशहूर अर्थशास्त्री J.M. कीन्स ने कहा था, उपभोग ही आर्थिक गतिविधि का एकमात्र अंतिम उद्देश्य और लक्ष्य है। मतलब सब कुछ घूम फिर कर हमारी और आपकी जरूरतों और इच्छाओं पर ही आके टिकता है। बिल्कुल। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। हमारी इच्छाएं या चाहतें। पहली नजर में तो ये बहुत सीधा साधा शब्द लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया में इसकी परत खोले तो पता चलता है कि ये कितना जटिल है। हाँ, और एक मुख्य विचार ये है कि हमारी इच्छाएं असीमित होती हैं। असीमित? बिल्कुल, ये कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती हैं। आज एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, वो मिल गया तो कल एक लैपटॉप की जरूरत महसूस होने लगती है। और लैपटॉप आ गया तो शायद एक बेहतर इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, ये एक अंतहीन सिलसिला है और यही पूरी उपभोक्ता संस्कृति का इंजन है। और ये भी कहा जाता है कि इच्छाएं आदत बन जाती हैं, जैसे रोज सुबह उठकर एक खास ब्रांड की कॉफी पीना। हाँ, और इसी आदत वाली विशेषता पर आज की पूरी सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी टिकी है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या आपका रोज का ऑनलाइन अखबार, ये सब एक चाहत को आदत में बदल रहे हैं। अच्छा। वो नहीं चाहते कि आप हर महीने फैसला लें, वे चाहते हैं कि ये आपकी जिंदगी का एक ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाए। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारी आदतें भी एक तरह का बाजार हैं। एक और विचार है कि हमारी इच्छाएं प्रतिस्पर्धी होती हैं, यानी वे आपस में मुकाबला करती हैं। और ये मुकाबला हमारे सीमित संसाधनों के लिए होता है, पैसा और समय। सही। अगर आपके पास 2 घंटे का खाली समय है तो आप फिल्म देखेंगे या दोस्तों से मिलेंगे। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप एक नई किताब खरीदेंगे या बाहर डिनर पर जाएंगे। हर चुनाव का मतलब है किसी दूसरी इच्छा को त्यागना। बिल्कुल। आज के दौर में तो ये प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई है। आपका ध्यान खींचने के लिए नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और एक अच्छी किताब, तीनों आपस में लड़ रहे हैं। और फिर पूरक इच्छाएं भी होती हैं। मतलब एक को पूरा करने के लिए दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कार और पेट्रोल। और आज के समय में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टेक इकोसिस्टम। अगर आपके पास एक आईफोन है तो आप एयरपॉड्स और एप्पल वॉच खरीदने के लिए ज्यादा प्रेरित होंगे। ये सभी प्रोडक्ट्स मिलकर एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं और आपको एक ही ब्रांड की इकोसिस्टम में बांध कर रखते हैं। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। वाह। तो ये सारी विशेषताएं, असीमित होना, आदत बनना, आपस में मुकाबला करना, ये सब मिलकर हमें एक बहुत ही बुनियादी आर्थिक समस्या पर ले आती हैं। बिल्कुल, चुनाव करने की समस्या। हाँ, चुनाव। हमारे पास साधन सीमित हैं पर इच्छाएं असीमित हैं, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। बिल्कुल सही। अर्थशास्त्र मूलतः इसी चुनाव का अध्ययन है कि हम अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए अपने सीमित साधनों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमारी इच्छाएं कैसे काम करती हैं। अब उन चीजों पर आते हैं जिनसे ये इच्छाएं पूरी होती हैं। आमतौर पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: जरूरतें, आराम की चीजें और विलासिता। जी। ये वर्गीकरण सुनने में बहुत सीधा लगता है। हाँ, जरूरतें यानी नेसेसरीज वो हैं जिनके बिना गुजारा मुश्किल है, रोटी, कपड़ा, मकान। आराम की चीजें, कंफर्ट्स, वो हैं जो जीवन को आसान बनाती हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन। और विलासिता या लग्जरीज वो महंगी चीजें हैं जिनका संबंध जरूरत से ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा से है, जैसे हीरे या स्पोर्ट्स कार। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये वर्गीकरण हमेशा एक जैसा रहता है? जो आज विलासिता है, क्या वो कल जरूरत नहीं बन सकती? ये बहुत जरूरी बात है। यह वर्गीकरण पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय, समाज और व्यक्ति की आय के साथ लगातार बदलता रहता है। अच्छा। मुझे याद है जब हमारे घर में पहला टेलीविजन आया था तो वो एक बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती थी। पूरा मोहल्ला देखने आता था। हाँ। आज एक स्मार्ट टीवी लगभग हर घर के लिए आराम की चीज है और कई लोगों के लिए तो खबरों और जानकारी के लिए एक जरूरत भी। और मोबाइल फोन का उदाहरण तो और भी साफ है। 20 साल पहले ये एक स्टेटस सिंबल था, एक विलासिता। और आज एक मजदूर के लिए भी ये एक जरूरत है, जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। बिल्कुल। और कंपनियां हमेशा कोशिश करती हैं कि वे अपनी आराम की चीजों को आपकी जरूरत के रूप में पेश कर सकें। वो आपको ये महसूस कराना चाहती हैं कि उनके प्रोडक्ट के बिना आपका जीवन अधूरा या मुश्किल है। तो एक उपभोक्ता के तौर पर यह समझना जरूरी है कि कौन सी हमारी असली जरूरत है
और कौन सी जरूरत हमारे मन में पैदा की जा रही है। तो हमने ये तो समझ लिया कि हम क्या खरीदते हैं, जरूरत, आराम या विलासिता की चीजें। लेकिन सवाल यह है कि हम किसी चीज की कितनी मात्रा खरीदते हैं। मतलब हम पिज्जा का दूसरा स्लाइस तो मजे से खा लेते हैं, लेकिन पांचवा क्यों नहीं? हाँ, यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक और आर्थिक नियम सामने आता है, कौन सा? जिसे हम घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सुनने में भले ही तकनीकी लगे। हाँ, पर इसका अनुभव हम सब हर रोज करते हैं। देखिए, उपयोगिता का मतलब है किसी चीज से मिलने वाली संतुष्टि। ठीक है। और सीमांत उपयोगिता का मतलब है उस चीज की एक और इकाई, एक और यूनिट इस्तेमाल करने से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि। अच्छा, अतिरिक्त संतुष्टि। इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई अपनी पसंदीदा वेब सीरीज का नया सीजन देखना शुरू करता है। पहला एपिसोड शानदार लगता है, मान लीजिए 20 यूनिट की संतुष्टि मिलती है। फिर वो तुरंत दूसरा एपिसोड देखता है, वो भी अच्छा है, लेकिन पहले जितना रोमांच नहीं देता। शायद उससे 15 यूनिट की अतिरिक्त संतुष्टि मिलती है। सही जा रहे हैं। और ऐसा करते करते जब वो रात को 3 बजे 8वां एपिसोड देख रहे होते हैं, तब तक उनका उत्साह लगभग खत्म हो चुका होता है। नींद आ रही होती है। हाँ, नींद आ रही होती है और कहानी भी खिंचती भी लग रही होती है। उस 8वें एपिसोड से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि शायद सिर्फ 1 या 2 यूनिट हो। और अगर कोई जबरदस्ती 10वां एपिसोड भी देखने को कहे तो शायद चिढ़ होने लगे, यानी उपयोगिता नकारात्मक हो जाएगी। यही घटती सीमांत उपयोगिता है। हर अगली इकाई से मिलने वाली अतिरिक्त संतुष्टि कम होती जाती है। बिल्कुल, लेकिन ये नियम कुछ मान्यताओं पर काम करता है ना? हाँ, जैसे कि उपभोग लगातार हो रहा है और सभी इकाइयां एक जैसी हैं। जी, अगर आप एक एपिसोड आज और दूसरा अगले हफ्ते देखेंगे तो शायद ये नियम लागू ना हो। और ये भी माना जाता है कि उपभोक्ता तर्कसंगत है और उसका लक्ष्य अपनी कुल संतुष्टि को अधिकतम करना है। बिल्कुल। इस एक सरल से नियम के मैंने सुना है बहुत गहरे प्रभाव हैं। जैसे इसी के आधार पर प्रगतिशील कराधान की व्यवस्था काम करती है, जहां अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है। हाँ, इसका तर्क यही है कि एक अमीर व्यक्ति के लिए उसके कमाए हुए आखिरी 1 लाख रुपए की उपयोगिता एक गरीब व्यक्ति के कमाए हुए पहले 10,000 रुपए की उपयोगिता से बहुत कम होती है। अच्छा। इसलिए अमीर से ज्यादा टैक्स लेना आर्थिक रूप से तर्कसंगत माना जाता है, क्योंकि इससे उसकी कुल संतुष्टि में उतनी कमी नहीं आती जितनी एक गरीब की आय कम होने से आती। ये कनेक्शन तो सच में बहुत गहरा है। और इसी से जुड़ा है एडम स्मिथ का मशहूर हीरा पानी विरोधाभास, डायमंड वाटर पैराडॉक्स। हाँ, पानी जो जीवन के लिए इतना जरूरी है वो लगभग मुफ्त है, जबकि हीरा जो किसी काम का नहीं, वो इतना महंगा क्यों है? इसकी व्याख्या भी सीमांत उपयोगिता से होती है, कुल उपयोगिता से नहीं। पानी से मिलने वाली कुल उपयोगिता तो बहुत ज्यादा है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सही। लेकिन क्योंकि पानी इतनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए एक और गिलास पानी की सीमांत उपयोगिता लगभग 0 है। और हीरा? हीरा बहुत दुर्लभ है, इसलिए उसे पाने की अतिरिक्त संतुष्टि या सीमांत उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है। हम कीमत सीमांत उपयोगिता के आधार पर चुकाते हैं, कुल उपयोगिता के आधार पर नहीं। लेकिन यहाँ एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ये नियम आज के डिजिटल युग में भी पूरी तरह लागू होता है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एक गाना या मूवी तो अनगिनत बार कॉपी की जा सकती है, उसकी कोई कमी नहीं है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता तो 0 होनी चाहिए। फिर भी हम नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई के लिए हर महीने पैसे क्यों देते हैं? ये एक शानदार सवाल है और ये दिखाता है कि कैसे क्लासिक आर्थिक सिद्धांत नई तकनीकों के सामने चुनौती महसूस करते हैं। देखिए, यहाँ पर कंपनियां प्रोडक्ट नहीं बेच रही, बल्कि अनुभव और सुविधा बेच रही हैं। अनुभव और सुविधा। हाँ, आप एक गाने के लिए पैसे नहीं दे रहे, आप लाखों गानों तक बिना किसी विज्ञापन के आसानी से पहुंचने के लिए पैसे दे रहे हैं। यहाँ उपयोगिता उस पहुंच और क्यूरेटेड अनुभव से मिल रही है, न कि किसी एक गाने की अतिरिक्त इकाई से। तो सिद्धांत वही है, बस उत्पाद की परिभाषा बदल गई है। बिल्कुल सही। चलिए, ये तो हुई एक चीज की बात, लेकिन असल जिंदगी में तो हम बाजार जाते हैं और हमारे सामने हजारों विकल्प होते हैं। हम अपने सीमित बजट को अलग अलग चीजों में कैसे बांटते हैं? जी, यहीं पर एक और नियम आता है, समसीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बिल्कुल। ये नियम संतुलन खोजने के बारे में है।
ये कहता है कि एक समझदार उपभोक्ता अपने पैसे को अलग अलग चीजों पर इस तरह खर्च करेगा कि हर चीज पर खर्च किए गए आखिरी रुपए से मिलने वाली संतुष्टि बराबर हो जाए। इसे गणित में उलझने के बजाय एक सहज तरीके से समझते हैं। हाँ जरूर। इसका मतलब ये है कि हम सब अपने दिमाग में एक तरह का वैल्यू फॉर मनी कैलकुलेटर चलाते रहते हैं। हाँ। हम सिर्फ सबसे सस्ती चीज नहीं खरीदते, बल्कि ये देखते हैं कि हर रुपए से हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि कहाँ मिल रही है। ये एक दिमागी तराजू की तरह है जिसे हम हमेशा संतुलित करने की कोशिश करते हैं। एकदम सही। मान लीजिए आप एक फूड कोर्ट में हैं। आप देखते हैं कि 100 रुपए में एक बड़ा बर्गर मिल रहा है और 100 रुपए में 2 समोसे। ठीक है। आप ये नहीं सोचते कि क्या सस्ता है, आप ये सोचते हैं कि आपके उस 100 रुपए से ज्यादा मजा किस में आएगा। आप तब तक चीजों को अपने दिमाग में बदलते रहते हैं जब तक आपको वो कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाता जहां आपको लगे कि आपका हर रुपया सबसे अच्छी जगह खर्च हुआ है। यानी अगर हमें लगता है कि बर्गर पर खर्च किए गए आखिरी 10 रुपए से हमें कम मजा मिल रहा है और उसकी जगह कोई और चीज लेने से ज्यादा मजा मिलेगा, तो हम अपना फैसला बदल देंगे। हाँ, इसीलिए इसे प्रतिस्थापन का नियम या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। हम लगातार एक वस्तु को दूसरी से प्रतिस्थापित करते रहते हैं जब तक कि हमें सबसे अच्छा और संतुलित संयोजन न मिल जाए। और ये सब हमारे दिमाग में अनजाने में और बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल। और अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के आखिरी लेकिन बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर, उपभोक्ता अधिशेष, कंज्यूमर्स सरप्लस। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सीधे शब्दों में ये वो कीमत है जो आप किसी चीज के लिए देने को तैयार हैं और वो कीमत जो आप असल में चुकाते हैं उसके बीच का फर्क है। अच्छा। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक मुनाफा है। मतलब सीधी सी बात है, किसी चीज के लिए आप 100 रुपए देने को तैयार थे पर वो आपको 60 में मिल गई, तो जो 40 रुपए की आहा वाली खुशी है वही आपका कंज्यूमर सरप्लस है। बिल्कुल। और ये घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से ही निकलता है। कैसे? मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं और सेब खरीदने गए। पहले सेब के लिए आप शायद 10 रुपए भी दे देते, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 6, लेकिन बाजार में सभी सेब 5-5 रुपए के मिल रहे हैं। तो पहले सेब पर आपको 5 रुपए का सरप्लस मिला, दूसरे पर 3 रुपए का और तीसरे पर 1 रुपए का। आपका कुल उपभोक्ता अधिशेष 9 रुपए हो गया। तो इसका मतलब जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट किसी प्रोडक्ट पर बड़ा सा MRP लिखकर उसे काटती है और फिर 80% ऑफ का टैग लगाती है, तो वे असल में हमारे लिए एक बहुत बड़े कंज्यूमर सरप्लस की भावना पैदा कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही जगह चोट कर रहे हैं। ये एक क्लासिक मार्केटिंग रणनीति है। आपको ये महसूस कराया जाता है कि आपको कितनी जबरदस्त डील मिली है। वो आहा वाली भावना ही। हाँ, वही भावना आपको खरीदारी करने के लिए प्रेरित करती है। सरकारें भी नीतियां बनाते समय इसका ध्यान रखती हैं। वे टैक्स इस तरह लगाने की कोशिश करती हैं कि लोगों का उपभोक्ता अधिशेष पूरी तरह खत्म न हो, ताकि वे चीजें खरीदते रहें और अर्थव्यवस्था चलती रहे। जी। हालांकि इस विचार की आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि संतुष्टि या किसी चीज के लिए देने की इच्छा को मापना लगभग असंभव है। हाँ, ये सच है। ये एक व्यक्तिपरक एहसास है और इसे सटीक संख्याओं में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए ये एक सैद्धांतिक उपकरण ज्यादा है, लेकिन ये हमें उपयोक्ताओं के व्यवहार को समझने के लिए एक बहुत उपयोगी ढांचा जरूर देता है। तो आज की इस चर्चा में हमने मानवीय इच्छाओं की अंतहीन प्रकृति से लेकर हमारे रोजमर्रा की खरीदारी के फैसलों के पीछे काम करने वाले जटिल आर्थिक नियमों तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे हम अनजाने में ही बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के नियमों का पालन करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये पूरी चर्चा एक तर्कसंगत उपभोक्ता की धारणा पर आधारित है। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी जानकारी के साथ सोच समझकर अपने फायदे को अधिकतम करने के लिए फैसले लेता है। लेकिन ये हमें आज के दौर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आज के विज्ञापन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांडिंग के तूफान में हम हमेशा तर्कसंगत बने रह पाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी कौन सी इच्छाएं सच में हमारी अपनी हैं और कौन सी हमें बड़ी खूबसूरती से बेची जा रही हैं? शायद अगली बार कुछ खरीदने से पहले ये सोचने वाली बात है। स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स मास्टर YouTube चैनल पर। नमस्कार।